Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर. अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर, तो ये नहीं, जनरल हर एक चीज़ के मुताबिक इसमें एग्जाइटी जो है वो कवर अप आ जाती है. ठीक है, एक्सेसिव वरी होगी, एग्जाइटी होगी. ठीक है, और ये मिनिमम 6 महीने के लिए होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट या एक्टिविटीज़ होगा, जो भी एक नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, स्कूल हो गया, वर्क हो गया, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज होगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये वरी होगी. क्राइटेरिया बी कहते हैं जो इंडिविजुअल है उसको मुश्किल लगेगा कि वो एक रास्ता निकाले अपनी उस परेशानी पे काबू पाने के लिए, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा किस तरह से उसको ओवरकम किया जाए. अब जो एग्जाइटी और वरी है वो एसोसिएटेड है 3 ऑफ द फॉलोइंग 6 सिम्टम्स. ठीक है, और इनमें से जो 3 सिम्टम्स हैं, जो वो मोर डेज नॉट फॉर द पास्ट 6 मंथ, वो प्रेजेंट होंगे ज़्यादातर दिनों के लिए, लेकिन पिछले 6 महीनों से. अब जो ओनली 1 आइटम इज़ रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में इन 6 में से 1 आइटम चाहिए, लेकिन बड़ों में से 6 में से 3 आइटम्स मस्ट है. ठीक है, जिस तरह रेस्टलेसनेस है, सॉरी, और फीलिंग कीड अप ऑन एज, बिल्कुल बेचैनी और इजीली एकदम से थक जाना, कंसंट्रेट ना कर पाना, एकदम से माइंड का ब्लैंक हो जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा, इरिटेटेबिलिटी, मसल टेंशन, मसल्स में पेन होना, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद का मसला होना, नींद सोते हुए मसला, नींद आने में मसला एक, तो फिर अगर नींद आ भी जाए तो अनसेटिस्फाइंग स्लीप है, रेस्टलेस है, बंदा बेचैन है कि भाई, और सोया, जिसे कहते हैं ना सोया जागा किस्म का, कि ना सही तरह से सो पा रहा है ना ही जाग पा रहा है, इस तरह की सिचुएशन होगी. क्राइटेरिया डी कहता है जो एग्जाइटी वेरी फिजिकल सिम्टम्स हैं, ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज करेंगे सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें. और ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, और ना ही ये डिस्टर्बेंस किसी और मेंटल डिसऑर्डर से बेटर डिस्क्राइब हो सकती है, जिस तरह पैनिक अटैक्स हो गए या पैनिक अटैक डिसऑर्डर हो गया, नेगेटिव एवोल्यूशन जिस तरह सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर में होता है. अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आए. डायग्नोस्टिक फीचर कहते हैं जो एसेंशियल फीचर है वो है जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर के एक्सेसिव एग्जाइटी और वरी. यहाँ पे फियर वर्ड नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे एग्जाइटी है और वरी है. ठीक, और नंबर ऑफ़ इवेंट्स, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ को लेके उनके बारे में है. जो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी है एग्जाइटी की, जो वरी की है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है. बेसिक पॉइंट ये है कि एग्जाइटी है, वरी है, लेकिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है जितना, और जो उसका इम्पैक्ट है उस एंटिसिपेटेड इवेंट से लेकर. अब इसमें क्या होगा, वो उसकी जितनी भी थॉट्स हैं उसमें जो है वो इंटरफेयर करेगा. ठीक है, रूटीन सेगमेंट टास्क में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ, फाइनेंसेस, हर चीज़ में ये परेशानी इंटरफेयर करेगी. बच्चे जिन्हें जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर होगा वो एक्सेसिवली अपनी कॉम्पिटेंस या क्वालिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस को लेकर वो परेशान होंगे, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसऑर्डर जो फोकस ऑफ वरी होगा वो शिफ्ट कर सकता है एक कंसर्न से दूसरे कंसर्न की तरफ. नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में भी है, लेकिन अब एक कंसर्न है उससे शिफ्ट हो गया, वो दूसरे पे चला गया. ठीक है, अब जो सेवरल फीचर्स हैं जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर के, इनको डिस्टिंग्विश करना होता है नॉन पैथोलॉजिकल एग्जाइटी से. सबसे पहले जो वरीज हैं वो एसोसिएटेड विद जनरल एग्जाइटी डिसऑर्डर, वो एक्सेसिव होंगी और टिपिकली इंटरफेयर करेंगी सिग्निफिकेंटली साइको सोशल फंक्शनिंग में. ठीक है, साइको सोशल फंक्शनिंग मतलब उसकी जितनी भी रूटीन लाइफ है, उनकी थिंकिंग, उनके बारे में प्लानिंग, हर चीज़ में वो इंटरफेयर करेंगी. वेयर एज जो वरीज होंगी ये नॉर्मल लाइफ की, वो एक्सेसिव नहीं होंगी, वो परसीव एज वो मैनेजेबल होंगे, उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको मे बी पुट ऑफ व्हेन मोर प्रेसिंग मैटर्स अराइज के, उनसे जान भी छुड़ाई जा सकती है जब कोई और इम्पॉर्टेंट मसला खड़ा हो जाए या इंपॉर्टेंट काम आ जाए. सेकंड पॉइंट, जो वरीज है एसोसिएटेड विद जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर की, वो प्रिवेसिव होंगी, प्रोनाउंस होंगी और डिस्ट्रेसिंग होंगी, एकदम से बंदे को तंग भी करेंगी, परेशान भी कर देंगी. लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, फ्रीक्वेंटली आएंगी विदाउट प्रेसिपिटेंट्स. ठीक है, और जो रेंज लाइफ सर्कमस्टेंसेस है वो ग्रेटर हैं अबाउट विच अ पर्सन वरीज, यानी फाइनेंसेस है, चिल्ड्रन सेफ्टी है, जॉब परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, और मोर लाइकली हिज और हर सिम्टम्स आर मेट
क्राइटेरिया फॉर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। थर्ड पॉइंट है जो एवरीडे वरीज होती हैं वो मस्ट लाइकली टू बी कंपनीड बाय फिजिकल सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा नहीं होता कि वो फिजिकल सिम्टम्स के साथ आए, यानी रेस्टलेस या फीलिंग कीड अप या ऑन एज। इंडिविजुअल जिन्हें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है वो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस होता है कॉन्स्टेंट वरी की वजह से। अब नॉर्मल कोई परेशानी है तो इतना ज़्यादा बंदा रेस्टलेस नहीं होता। नॉर्मल दिनों में कोई भी अच्छा ये काम रहता है, उफ मैं भूल गया या मैं भूल गई, चलो उसको भी करना है। अच्छा अब किसी को होमवर्क की टेंशन है, यार होमवर्क रह गया सुबह कैसे देंगे उस वजह से, या टेस्ट है मुझे तैयार नहीं हुआ तो उसकी टेंशन है कि भाई सुबह टेस्ट होगा। तो ये नॉर्मल डेली लाइफ टेंशन है, यानी अब टेस्ट वो हो चुका है या टेस्ट कैंसिल हो गया है, उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को टाइम मिल गया कि भैया वो टेस्ट को प्रिपेयर कर लेगा, तो वो चीज़ जो है उसकी कवर अप हो जाएगी। भाई हो गया, वो प्रिपेयर कर लिया तो वो टेंशन ख़त्म। लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसकी जितनी भी ऑक्यूपेशनल सोशल जितनी भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ है उनमें ये इम्पेयरमेंट कॉज कर देती है। एंग्जाइटी वरी accompanied by at least 3 of the following additional symptoms: restlessness or feeling keyed up on the edge, जिसमें मैंने भी symptoms ऊपर बनाए, going blank, irritability, muscle tension and disturbed sleep। अब आ जाते हैं एसोसिएटेड फीचर्स स्पोर्टिंग डायग्नोसिस। अब एसोसिएटेड फीचर्स में आता है मसल टेंशन, ट्रेवलिंग भी हो सकती है, ट्विचिंग भी हो सकती है, फीलिंग शेकी और मसल एचेस, सोरनेस। इसके अलावा इसमें जो सोमैटिक सिम्टम्स आ जाते हैं वो भी एक्सपीरियंस करते हैं इंडिविजुअल, स्वेटिंग, नोजिया, डायरिया। क्योंकि एक जनरल बात बता दूँ, जिस इंसान को ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा एग्जाइटी होगी, उसका स्टमक ज़रूर डिस्टर्ब होगा। स्टमक सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल यानी एक्सेलरेटेड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस और लेस प्रोमिनेंट generalized anxiety disorder in other anxiety disorder such as panic disorder। अच्छा अब other conditions में भी associated with जिस तरह होगा इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम या हेडेक वगैरह, फ्रीक्वेंटली कंपनी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कोई भी सिम्टम जो है इसके आ सकते हैं। प्रेवलेंस जो 12 मंथ प्रेवलेंस है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वो 0.9% है एडोलेसेंस में, 2.9% है अडल्ट में, जनरल कम्युनिटी ऑफ यूएस के। अब जो 12 मंथ प्रेवलेंस है डिसऑर्डर की दूसरी कंट्रीज़ में वो रेंज करती है 0.4% टू 3.6%। जो लाइफ टाइम मॉर्बिड रिस्क है वो है 9.0%। फीमेल्स जो हैं वो उनमें ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू मेल। और जो प्रेवलेंस है डायग्नोसिस की वो पीक पे होती है मिडिल एज में और डिक्लाइन करती है अक्रॉस द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। अब इंडिविजुअल्स ऑफ यूरोपियन डिसेंट टेंड्स टू एक्सपीरियंस जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर मोर एज कम्पेयर टू नॉन यूरोपियन, और फ्रीक्वेंटली वो एक्सपीरियंस करते हैं। फर्दर इंडिविजुअल्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर लाइकली देन इंडिविजुअल्स फ्रॉम नॉन डेवलप्ड कंट्रीज टू रिपोर्ट दैट द एक्सपीरियंस सिम्टम्स दैट मीट क्राइटेरिया ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन देयर लाइफ टाइम। अब डेवलपमेंट एंड कोर्स आ जाता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। कई इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें वो एंग्शियस और नर्वस फील करते हैं अपनी लाइफ्स में। जो मीडियन एज है ऑनसेट की जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वो 30 ईयर्स। हाउएवर जो एज ऑनसेट है वो वेरी ब्रॉड रेंज है, इसकी लंबी, किसी भी वक्त इसका ऑनसेट हो सकता है, लेकिन जो इसकी मीडियन एज है वो 30। अब जो मीडियन एज एट ऑनसेट इज़ लेटर देन दैट फॉर द एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब जो सिम्टम्स है एक्सेसिव वरी और एंग्जाइटी के सॉरी वो अकर होते हैं अर्ली इन लाइफ। स्टार्ट में आए ब्लैकन मैनिफेस्टेड एंग्शियस टेम्परामेंट, ये एंड पे आके ज़रा लेटर लाइफ में पता चलता है। जो ऑनसेट ऑफ द डिसऑर्डर है वो रेयरली इसका एडोलेसेंस में होता है। और जो सिम्टम ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है टेंड टू बी क्रॉनिक, वैक्स एंड वेन, कभी ज़्यादा कभी कम, जिस तरह फ्रीक्वेंसी क्लियर्स होती हैं उस तरह। और जो रेट्स ऑफ फुल रिमिशन है वो उसमें बहुत कम है। जो क्लिनिकल एक्सप्रेशन है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट है अक्रॉस लाइफ स्पैन। जो प्राइमरी डिफरेंस है अक्रॉस एज ग्रुप्स इज़ द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल्स वरी। जो कंटेंट है इंडिविजुअल की परेशानी का वो वेरी करता है अक्रॉस एज, यानी बच्चों के लिए और है, एडोलेसेंस के लिए और है, अडल्टहुड में और है, और जो
एजेड हैं उनके लिए और है ये ठीक। चिल्ड्रन एडोलसेंट्स टेंड टू वरी मोर अबाउट स्कूल परफॉर्मिंग, ये सब चीज़ें यानी उनके जैसे उनका एज ग्रुप है उस हिसाब से जो वरीज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जो अर्लियर इन लाइफ इंडिविजुअल्स हैव सिम्टम्स दैट मेट क्राइटेरिया फॉर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो उनकी कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरे डिसऑर्डर की। जो एविडेंट है, द एविडेंट ऑफ क्रॉनिक फिजिकल डिजीज कैन बी अ पोर्टेंट इशू फॉर एक्सेसिव वरी इन अडल्टली। अब जैसे ही वो अडल्टली एज आएगी तो वहाँ पे फिजिकल जो इलनेस है, फिजिकल डिजीज़ है, वो मेजर रोल आ जाते हैं, ठीक है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, टेम्परामेंटल, बिहेवियर, इनहिबिशन, नेगेटिव अफेक्टिविटी एंड हार्म अवॉइडेंस हैज़ बीन एसोसिएटेड टू जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। यानी टेम्परामेंटल में देखा जाए तो बिहेवियर, इनहिबिशन, न्यूरोटिसिज्म यानी नेगेटिव अफेक्टिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, और हार्म अवॉइडेंस यानी हार्म से उन्होंने बचना है, ये खतरे वगैरह से, उसके लिए वो उसको करते हैं। फिर इन्वायरमेंटल, ऑल्दो जो चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ और पेरेंटल ओवर प्रोटेक्शन है वो एसोसिएटेड है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। नो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक टू जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल देखा जाए, जो 1/3 ऑफ द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसेस जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन जेनेटिक्स, एंड दीज जेनेटिक फैक्टर ओवरलैप विद द रिस्क ऑफ न्यूरोटिसिज्म and are shared with anxiety and mood disorders, particularly major depressive disorder. Culture related diagnostic issue. There is a considerable cultural variation in the expression of generalized anxiety disorder. अब generalized anxiety disorder पे आके जो cultural variation expression है वो एक considerable चीज़ है। जिस तरह मैंने बताया था अगोराफोबिया में भी कि बहुत से कल्चर में बहुत सी बातों को मायूब समझा जाता है और बहुत से कल्चर में उस चीज़ को नॉर्मल लिया जाता है। लिहाजा यहाँ पे आके उन कल्चरल डिफरेंसेस को मस्ट नोट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर्स में जो है वो सोमैटिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं इन एक्सप्रेशन टू ऑफ द डिसऑर्डर, जबकि कुछ कल्चर्स में कॉग्निटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं। और ये डिफरेंस जो होता है ये एविडेंट होता है इनिशियल प्रेजेंटेशन, देन सब्सिक्वेंटली एज मोर सिम्टम्स आर रिपोर्टेड ओवर टाइम। अब देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन एज वेदर द propensity for the excessive worrying instead is related to culture, although the topic being worried about can be culture specific, ठीक है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू की तरफ आए, जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं वो बताती हैं जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो डायग्नोज होता है समहाउ मोर फ्रीक्वेंटली इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल्स। 55 to 60% जो प्रेजेंट होता है डिसऑर्डर फीमेल्स में होता है। जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 2/3 जो हैं वो फीमेल्स हैं, और फीमेल्स जो होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को टू हैव सिमिलर सिम्टम्स बट डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कोमॉर्बिडिटी कंसिस्टेंट विद जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ डिसऑर्डर और फीमेल जो कोमॉर्बिडिटी होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स की ज़्यादातर जो कोमॉर्बिडिटी होती है डिसऑर्डर की वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ होती है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो एक्सेसिव वरी है वो इम्पेयर करती है इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है और उसको एकदम से कुछ भी करने की उसकी कैपेसिटी होती है उसको एकदम से वो कम कर देती है। एफिशिएंट उसका जो एफिशिएंसी होती है उसको वो कम कर देती है, ठीक है। अब ये जो वरी होती है ये टाइम और एनर्जी दोनों लेती है, और जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो मसल टेंशन और फीलिंग कीड अप और ऑन एज, ठीक है। टायर्डनेस वगैरह, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और स्लीप डिस्टर्ब स्लीप, ये इम्पेयरमेंट को कॉज करते हैं। यानी अब एक इंसान है वो थका हुआ है और उसको महसूस हो रहा है, उसने काम इतना नहीं किया लेकिन वो फियर्ड है, उसकी मसल्स दुख रही हैं, तो वो कैसे एक काम को अच्छे तरीके से यानी उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो इतनी भी है वो कीड अप ये वो बिल्कुल रुक जाएगी एक तरह से, यानी वो प्रॉपर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सबसे पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। जो डायग्नोसिस ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद अनदर मेडिकल कंडीशन
ये तभी असाइन करना है अगर इंडिविजुअल की जो वरी और जज है वो उसकी हिस्ट्री, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, फिजिकल एग्जामिनेशन साबित कर रही हूँ कि वो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अनदर स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन से। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में उसकी एंग्जाइटी वरी जो है वो जनरल बातों पे होती है, बहुत सी बातों पे होती है। अब सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स, वरी सिम्टम्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस यूज़ के बाद आ रहे होते हैं, ठीक है। उसने सब्सटेंस यूज़ किया है और उसके फ़ौरन बाद उसके रिएक्शन के तौर पर उसको वो चीज़ आ रही होती है, ठीक है। वो डोमिनेट कर रहा होता है लेकिन बेस उसकी सब्सटेंस का मेडिकेशन होती है, और या ड्रग अब्यूज़ हो गया, एक्सेसिव टॉक्सिन हो गया, ठीक है, वो लेना। अब सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जैसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा उसको ये होगा कि अपकमिंग सोशल सिचुएशंस के बारे में उसको होगा, उसको बेसिक फियर होता है जो स्क्रूटनी उसकी होती है या नेगेटिव एवेल्युएशन का खौफ होता है। जबकि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये वरी है वेदर उसे एवेल्युएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर बेस नहीं करती है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सेवरल फीचर्स जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं एक्सेसिव वरी के जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर फ्रॉम ऑब्सेशनल थॉट्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का फोकस क्या है, वरी है अबाउट फोर्थ कमिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, और इट इज़ द एक्सेसिवनेस ऑफ द वरी अबाउट फ्यूचर इवेंट, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इन ओसीडी जो ऑब्सेशंस हैं वो इनअप्रोप्रिएट आइडिया होती हैं, अनवांटेड थॉट्स होती हैं, अर्जेस होती हैं कि भाई ये उठ के काम करो, जिस तरह उसको ओसीडी को शौक होता है, वो बार बार हाथ धोने की आदत होती है, उनको ये होता है उनके हाथ पे जर्म्स हैं, ठीक है, इस तरह की थॉट्स जो होती हैं। PTSD एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एग्जाइटी जो होती है इनवेरिएबली प्रेजेंट होती है PTSD में। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं होगा अगर एंग्जाइटी और वरी जो है वो एक्सप्लेन हो रही है PTSD के सिम्टम्स से, ठीक है। और एंग्जाइटी में आल्सो भी प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब एक रेजिडेंशियल कैटेगरी इसमें आ जाती है, भाई एक इंसान एक कल्चर से दूसरे कल्चर में गया, उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, इस वजह से उसको एग्जाइटी हो रही है। डिप्रेसिव, बाइपोलर एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। अब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है, जनरलाइज एंग्जाइटी या वरी जो है वो कॉमन होती है, कॉमन फीचर है डिप्रेसिव, बाइपोलर और साइकोटिक डिसऑर्डर, और इसको डायग्नोज नहीं करना अगर एक्सेसिव वरी जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज कंडीशन हो रही है। कोमॉर्बिडिटी की तरफ आए, जो इंडिविजुअल्स whose presentation meet criteria for generalized anxiety disorder are likely to have met or currently met criteria for other anxiety disorder. Unipolar depressive disorder, neuroticism या emotional liability that underpins the pattern of comorbidity, वो एसोसिएटेड है टेम्परामेंटल, एंटीसीडेंट और जेनेटिक इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो लेस कॉमन होते हैं, जबकि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ इसकी कोमॉर्बिडिटी होती है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जिनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर उनको हो।